नमस्कार, मैं हूं राजन झा और नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। पिछले दो वीडियो में आपने कांग्रेस के पतन की कहानी सुनी। एक वीडियो में मैंने कोशिश की आपको यह दिखाने की कि कैसे समय के साथ देश की सबसे बड़ी और ताकतवर पार्टी कमजोर होती गई और अब अंतिम सांसें ले रही है। दूसरे वीडियो में हमने यह समझने की कोशिश की कि आखिर कौन सी गलतियों के कारण जनता का कांग्रेस से मोहभंग होता गया। यदि आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो निवेदन है कि आप उन्हें अवश्य देखें ताकि कांग्रेस व वामी कामी समर्थकों के झूठ और प्रपंच का उत्तर दे सके। एक निवेदन और है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे मोनेटाइजेशन होने की प्रक्रिया में तेजी आए। आपको पता है कि आमदनी कितनी आवश्यक है, खासकर हम जैसे छोटे क्रिएटर्स के लिए जिनको परिवार भी देखना है और वीडियो भी तैयार करना है। तो जो भी सहयोग हो सके कीजिए। अब आते हैं आज के विषय पर। जैसे जैसे चुनाव बीत रहा है, एंटी बीजेपी धड़े की छटपटाहट बढ़ती जा रही है। कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों का छटपटाना फिर भी समझ में आता है, परंतु ये जो असली गोदी मीडिया वाले तथाकथित तटस्थ और ईमानदार पत्रकारों का समूह है, इनमें गजब की खलबली मची हुई। ट्विटर से लेकर यूट्यूब तक पर आप इस खलबली को महसूस कर सकते हैं। आज इन्हीं में से 3 यूट्यूब पत्रकारों की छटपटाहट पर चर्चा करेंगे और हमेशा की तरह उनके झूठ और प्रपंच की पोल खोलेंगे। आरंभ करते हैं डिक्टेटरशिप स्पेशलिस्ट जादूगर गोगा से। भाजपा द्वारा दुत्कारे जाने के बाद 2024 की लड़ाई में मोदी को मजा चखा देने की ख्वाहिश लिए राठी विरोधी खेमे से जा मिला। चुनाव से पहले करारी हार की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने राठी का एक वीडियो देखा। इसमें अधिकतर वही बातें थीं जो अलग अलग समय पर राहुल गांधी और सुप्रिया श्रीनेत द्वारा कही जाती रही हैं। उन्हीं बातों में सच झूठ मिलाकर जादूगर गोगा ने कागज का कबूतर बनाकर कांग्रेस के नेताओं के बगल से उड़ा दिया। बस फिर क्या था, वीडियो के उस पार मोदी की हार। राठी के दोनों हाथ में लड्डू, साझेदारी चलने लगी, मिलियन व्यूज, हर वीडियो के बाद एक्सपर्ट ट्रेंड करना। पर अफसोस ये यहीं तक सीमित है। इस डिजिटल दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है जो आपकी हमारी बात सुनती है, फिर अपने विवेक से निर्णय लेती है। इनकी जादूगरी सोशल मीडिया पर तो हिट है, परंतु बाहर की वास्तविक दुनिया में इनकी औकात वार्ड मेंबर तक के चुनाव को प्रभावित करने की नहीं है। लेकिन माने कौन? हताशा और खींच से ग्रसित राठी हर दिन अपने पोस्ट में विष की मात्रा बढ़ाता जा रहा है। पिछले दिनों इसने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें इरफान हबीब और रोमिला थापर जैसे लोगों को इतिहासकार कहा जा रहा है। हाँ, जिनकी गोद में वो बैठा है उनके लिए वो इतिहासकार हैं, परंतु भारतीयों के लिए वो मनोहर कहानियां लिखने वाले हैं जिन्हें हिंदुओं को गलत इतिहास बतलाने के लिए हायर किया गया था। मनोहर कहानियों के इन लेखकों को इसलिए हायर किया गया था ताकि भारतवर्ष के बच्चे भारतीय राजाओं की वंशावली जाने न जाने, मुगलों के 10 पीढ़ियों का नाम जरूर जाने। ये चाहते थे कि भारत का इतिहास मुगल काल से शुरू हो और मुगल काल के अंत के साथ ही समाप्त हो जाए। ये चाहते थे कि हम विक्रमादित्य को महान न कहकर अकबर को महान कहें, गुप्त वंश को स्वर्ण काल न कहकर मुगल काल को कहें। ये चाहते थे कि हम चोल, पल्लव, सतवाहन, चालुक्य, राष्ट्रकूट और विजयनगर राजवंशों के पराक्रम को नहीं, बाबर का बेटा अकबर और अकबर का हुमायूं रटते रहें। लेकिन आज के इंफॉर्मेशन क्रांति के युग में जानकारियां किसी के छिपाए नहीं छिप सकती। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि जादूगर गोगा अपनी बात रखने के लिए हमेशा पूर्व में खारिज किए गए दावों को दलील बनाकर पेश करता है और चाहता है दुनिया इसे सच मान ले। आपने अक्सर सुना होगा कि हमारा देश हजारों सालों तक गुलाम रहा। अब ये कह रहा है कि रोमिला थापर इस बात को नहीं मानती कि हम कभी किसी के गुलाम रहे। ये मंदबुद्धि इस बात को सिद्ध करने के लिए उदाहरण दे रहा है कि शिवाजी महाराज तो कभी किसी के गुलाम नहीं थे। उन्होंने अपना एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था, इसलिए भारतीय कभी मुगलों के गुलाम नहीं रहे। सोचिए, इसके वीडियो देखकर आपके अगल बगल वाले आपके मित्र आपसे बहस करते रहेंगे कि भाई राठी ने क्या बोला सुना, हम कभी गुलाम नहीं थे। आप कहेंगे साला ये क्या, गुलाम नहीं थे तो इतने मंदिर को तोड़कर मस्जिद कौन बना रहा था? नहीं थे तो हमसे जजिया टैक्स कौन ले रहा था? गुलाम नहीं थे तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? गुलाम वंश के शासक कौन थे? गुलाम नहीं थे तो सन 1947 में हमें आज़ादी किन से मिली? दोस्तों, शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ। 3 अप्रैल 1680 को उनकी मृत्यु हो गई। बाबर ने भारत पर पहला हमला 1519 में किया था और 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। ये जो मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई हमारे देश में, वो क्या यहाँ से दिल्ली में बैठकर तजाकिस्तान और कजाकिस्तान और आर्मेनिया, अजरबैजान पर शासन कर रहे थे? शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य को फैलाया,
भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर उन्होंने शासन किया, मुगलों को परास्त किया, खदेड़ा। परंतु हम यह क्यों भूल जाते हैं कि हमारी सीमाएं ईरान, इराक तक फैली हुई थी। आप 1947 के बाद के भारत को उस समय का भारत मत समझिए, क्योंकि उस समय का भारत यह रहा। देखिए, शिवाजी के समय विशाल मराठा साम्राज्य कायम होने के बाद भी मुगल पूरी तरह से देश छोड़कर नहीं भागे थे। देश के कई हिस्सों में उनका कब्जा था, वहां के लोग गुलाम थे। अब आपको बहुत काम की चीज बतला रहा हूं। यह कह रहा है कि क्योंकि शिवाजी महाराज मुगलों से लड़े इसलिए हिंदू गुलाम नहीं थे। ठीक है, पर आम लोगों का क्या? आम हिंदू क्या शिफ्ट होते जा रहे थे? शिवाजी के बाद औरंगजेब के समय का यह मैप देखिए। दक्षिण भारत के इन हिस्सों पर मुगल कभी कब्जा नहीं कर पाए। कारण चाहे जो रहा हो, तो क्या हुआ होगा? उत्तर भारत के सभी हिंदू यहां शिफ्ट हो गए होंगे। इसी स्थिति में आप कहेंगे ना कि हिंदू गुलाम नहीं रहे, वो लड़ाकों के साथ टोली बनाकर शिफ्ट होते रहे। हमारी संख्या इतनी कम थी क्या? अब आप सोच रहे होंगे कि मुगलों का आक्रमण 16वीं शताब्दी में हुआ, फिर भी अंग्रेजों के 200 साल जोड़ें तो 500 साल ही हुए। परंतु इस्लामी आक्रांताओं में सिर्फ मुगल नहीं थे दोस्तों। अखंड भारतवर्ष पर इस्लामी आक्रांताओं के हमले इस्लाम के जन्म के साथ ही शुरू हो चुके थे। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 636 ईस्वी में बंबई के पास ठाणे में हुआ था, लेकिन यह असफल रहा। इसके बाद 1711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में किया गया हमला भी असफल रहा था और उबैदुल्लाह उस युद्ध में मारा गया था। पर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और 20 जून को सिंध प्रांत को जीत लिया। इस युद्ध में अरबों ने जीत हासिल की और इस तरह से पहली बार भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ। मोहम्मद बिन कासिम इराक के शासक अल हज्जाज का भतीजा और दामाद दोनों था। कहते हैं कि इसी समय से सिंध में रक्तपात किया जाता रहा। लोगों को तलवार के दम पर इस्लाम कबूल कराया गया। जिन्होंने नहीं किया उनकी हत्या कर दी गई। इस आक्रमण से पहले सिंध में कभी भी इतना भयानक रक्तपात नहीं हुआ था, जिससे लोगों में ऐसा आतंक पसरा कि नतीजा आपके सामने है। ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, ये भारतवर्ष के सिंध प्रांत का ही हिस्सा थे। इस हार के बाद वो गुलाम बने कि नहीं बने? दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ था, पांडवों की राजधानी थी। समय के साथ साथ इंद्रप्रस्थ के आसपास 8 शहर लालकोट, दीनपनाह, किला राय पिथौरा, फिरोजाबाद, जहांपनाह, तुगलकाबाद और शाहजहानाबाद बसते रहे। किन्होंने बसाया इन शहरों को? हिंदुओं ने। 1192 में अफगान योद्धा मोहम्मद गौरी ने राजपूतों के शहर पर कब्जा किया। 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। 1398 में दिल्ली पर तैमूर के हमले ने सल्तनत का खात्मा किया। लोधी, जो दिल्ली के अंतिम सुल्तान साबित हुए, उसके बाद बाबर ने सत्ता संभाली, जिसने 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ये सब रिकॉर्डेड है, अपने मन से नहीं कह रहा मैं। आपके हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, स्वयं सर्च कीजिए। अंग्रेजों ने हुकूमत की 200 सालों तक, पर क्रांतिकारी उनसे लड़ते रहे, उनकी दास्ता स्वीकार नहीं की। इसका अर्थ यह थोड़ी है कि यह कहा जाने लगे कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम नहीं बनाया। सच पूछिए तो कोई भी गुलाम नहीं रहना चाहता। पुराने जमाने में युद्ध में हरा कर लोगों को गुलाम बनाया जाता था। वे नौकरी मांगने नहीं जाते थे आक्रांताओं के पास। ये जो सिलसिला शुरू हुआ वो अंग्रेजों के भारत छोड़ने तक चलता रहा। इसलिए हम कहते हैं कि देश ने हजारों सालों की गुलामी देखी है। बाकी ये जिन्हें इतिहासकार कह रहा है, उनकी 2-4 बातें आपको बतलाता हूं। ये रोमिला थापर और इरफान हबीब जैसे कहानीकारों को कोट कर रहा है। मैं क्यों उन्हें कहानीकार कह रहा हूं, सो जानिए। रोमिला थापर का कहना है कि पांडवों के सबसे बड़े भाई यानी युधिष्ठिर ने राजा अशोक से प्रेरणा ली थी। महाभारत का समय लगभग 5000 साल पुराना माना जाता है। माइथोलॉजिकली नहीं, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर यह अंदाजा लगाया जाता है। ये खुद भी मानती हैं कि महाभारत का युद्ध 3102 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि सम्राट अशोक 232 ईसा पूर्व में राज करते थे। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे। मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक उनके पिता बिंदुसार थे। तो ये युधिष्ठिर ने अशोक से कैसे प्रेरणा ली होगी? टाइम ट्रेवलिंग करके। ये वही सेलिब्रिटी रोमिला थापर है जिन्होंने जेएनयू द्वारा सीवी मांगे जाने के बाद विश्वविद्यालय के नियम कायदों को मानने से इनकार करते हुए कहा था कि वो सीवी नहीं देंगी। इरफान हबीब की ही देन है कि हम भारतीय राजाओं के नाम जाने न जाने मुगल वंशावली रटने को मजबूर हुए। इरफान हबीब को मुगलों से बड़ा लगाव है। मार्क्सवादी इतिहासकार इरफान हबीब ने हमेशा मुगलों की प्रशंसा की है और हिंदू समुदाय की आलोचना की।
कुछ महीनों पहले जब इस बात पर विमर्श चल रहा था कि मुगलों के इतिहास को कम कर सिलेबस में हिंदू राजाओं का इतिहास भी शामिल कर पढ़ाया जाएगा बच्चों को, इस पर भी उन्हें आपत्ति थी। इनका कहना है कि कोई ताजमहल के बारे में पूछेगा तो क्या बतलाएंगे? क्या बतलाएंगे? कहेंगे कि एक मुगल शहजादे के अय्याशी की निशानी है ताजमहल, जिसे प्यार की निशानी कहकर प्रचारित किया गया। लोग तो यह भी कहते हैं कि मजदूरों का हाथ काट लिया गया था। इस पर साक्ष्य नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। इरफान हबीब सीएए का धुर विरोधी रहा है। एक बार तो सच सुनकर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मंच पर भिड़ गए थे। उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। ध्रुव राठी अपने वीडियो में घिसी पिटी गंगा यमुना तहजीब की बात करता है, जिसकी सच्चाई दुनिया के सामने आ चुकी है। आपने दर्जनों वीडियो में मुस्लिमों को किसी मंदिर में नमाज पढ़ते देखा होगा। आपने हिंदू नेताओं से लेकर धर्म गुरुओं तक को मजहबी टोपी लगाकर घूमते देखा होगा, इफ्तार पार्टी आयोजित करते देखा होगा। पर क्या एक भी इमाम या मौलाना के मुंह से हनुमान चालीसा सुना? मैं भी ऋग्वेद की बात नहीं कर रहा। ये कहते हैं होली दिवाली मत मनाओ, इससे शैतान खुश होगा, काफिरों का त्योहार है ये। फिर कहे कि गंगा यमुना तहजीब। भाई, गंगा हमारी, यमुना हमारी, तहजीब तुम्हारी। ये आउटडेटेड चीजें नहीं बिकेंगी राठी, थोड़ी मेहनत कीजिए। मेरी बात मत मानिए, मैं हिंदू हूं और हिंदुओं के पक्ष में बात करता हूं। आप इतिहासकार और लेखक विलियम डालरिम्पल की बात तो मानेंगे। वो ना हिंदू है ना मुस्लिम, अलग ईसाई कम्युनिटी से आते हैं। पता कीजिएगा 2019 में दिल्ली में इंडियन एक्सप्रेस द्वारा आयोजित एक टॉक शो में उन्होंने क्या कहा था। टॉक शो का नाम था एक्सप्रेस अड्डा। उसमें उन्होंने कहा था कि शुरुआत में नेहरूवादी पाठ्य पुस्तकें रोमिला थापर और अन्य मार्क्सवादियों द्वारा लिखी गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि मार्क्सवादियों ने दिल्ली के राजनीति चश्मे से मुगलों का महिमा मंडल और हिंदू मुस्लिम एकता के खोखले दावे करते हुए मनगढ़ंत इतिहास को गढ़ने का काम किया। इतिहास लेखन के कार्य में वामपंथियों ने दक्षिणपंथियों को बिल्कुल हाशिए पर रखा और उनके लिए कोई जगह बाकी नहीं छोड़ी, जबकि वह यह अच्छी तरह से जानते थे कि वास्तव में वो भारत का इतिहास था ही नहीं, जिसका प्रचार वामपंथी अपने प्रोपेगेंडा के तहत कर रहे थे। ये तो इनकी सच्चाई है। अब आपके सामने पेश करते हैं एजेंडाधारी पत्रकार नंबर 2 अजीत अंजुम को। अजीत अंजुम पीएम मोदी को कांग्रेस से ज्यादा मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे ही पीएम ने किसी टीवी चैनल या किसी चुनावी सभा में अपनी बात रखी, इनका काउंटर आ जाता है। अभी राहुल गांधी, सुप्रिया श्रीनेत वगैरह तैयारी कर ही रहे होते हैं कि इनका पोस्ट या वीडियो आ जाता है। कांग्रेस वालों को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती, वही स्क्रिप्ट वहां पर पहुंच जाता होगा। अब पीएम मोदी पर किए गए उनके पोस्ट को देखिए। पीएम मोदी अपने विरोधियों पर बोल रहे हैं कि इंडी गठबंधन वाले झूठ का सहारा ले रहे हैं। एक पत्रकार का काम इतना बतला देना है कि पीएम मोदी ने इतना ऐसा बोला है। अधिक से अधिक जिसके लिए पीएम मोदी ने बोला उनके पार्टी की प्रतिक्रिया ले ली जाए। ये महाशय क्या कर रहे हैं? काउंटर कर रहे हैं, जैसे पत्रकार नहीं कांग्रेस के प्रवक्ता हों। लिख रहे हैं कि आपसे ज्यादा झूठ बोलने वाला पीएम इस देश में आज तक नहीं हुआ है। गिनाऊं क्या आपके झूठ? झूठ नहीं गिनवा रहा। झूठ बोलना तो आपकी फितरत है सर। दूसरे भी बोलते होंगे झूठ, लेकिन पीएम का पद रहकर आपसे ज्यादा झूठ किसी ने 75 सालों में नहीं बोला। यहां संतों की तरह बात कर रहे हैं, इंटरव्यू के नाम पर प्रवचन दे रहे हैं। यह निष्पक्ष पत्रकारिता है इनकी। अब आप कहेंगे कि हाँ, कुछ दक्षिणपंथी पत्रकार भी तो राहुल की बातों पर इस तरह की प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं। देते हैं, पर उन्होंने दूसरों को गोदी मीडिया नहीं कहा। एक तो आप स्वयं किसी की गोद में बैठकर पूरी बेशर्मी से दूसरे पक्ष को गोदी मीडिया कह रहे हैं। फिर ये निष्पक्षता की बात मत कीजिए। और आप ध्यान दीजिएगा, जो भी दक्षिणपंथी पत्रकार या यूट्यूबर राहुल गांधी या इंडिया अलायंस के किसी भी नेता की बातों पर रिएक्ट करता है, वो गलत फैक्ट्स बतलाए जाने पर रिएक्ट करता है और सही फैक्ट के साथ रिएक्ट करता है कि आपने यह कहा पर सच्चाई ये है। अजीत अंजुम पीएम मोदी पर केवल आरोप लगा रहे हैं, फैक्ट नहीं रखते हैं। अंजुम, राठी या रवीश कुमार के जो भी फॉलोअर्स हैं, उनको फैक्ट से मतलब भी नहीं है। उनको बस मोदी और मोदी समर्थकों को गाली पड़ने भर से मतलब है, उसी में उन्हें आनंद आता है। एक दो पोस्ट नहीं है, पूरी श्रृंखला मिल जाएगी आपको। अब यह पोस्ट देखिए आप। पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुसलमान आज पूरी दुनिया में बदल रहा है, लेकिन भारत में अभी भी लोग हिंदू मुसलमान करते हैं। इस पर इनका रिएक्शन देखिए। ये वो मोदी कह रहे हैं जिनकी राजनीति की बुनियाद ही हिंदू मुसलमान पर टिकी है। चुनाव के समय इनका एक ही एजेंडा है, देश में हिंदू मुसलमान के बीच गहरी खाई खोदकर वोटों की फसल उगाना। इनकी निष्पक्षता देखिए।
एक वीडियो में लोग भाजपा के पक्ष में बोल रहे हैं, वीडियो पर कोई टेक्स्ट नहीं, सादा। दूसरे में एंटी बीजेपी बातें हो रही हैं, जिसमें ये पट्टी देखिए आप, और ये बदल भी रही है। ये झुट्ठन की सरकार है, राम के नाम पर डकैती है, महंगाई ने मार दिया हमको, हालत खराब है गरीब का। अमेठी के दलित मजदूरों को सुनिए। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूँगा, इनकी निष्पक्षता पर निर्णय आप कर लीजिए। फिर कहेंगे कि वो वाला वीडियो भी तो मैंने ही पोस्ट किया था। हाँ भाई, इतना बड़ा एहसान कैसे चुकाएं बताओ, वीडियो पोस्ट कर दिया हमने। इन सब का जो सरदार है उनकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कई वीडियो से उनकी बात नहीं कर रहे हैं, खराब मान जाएंगे। रवीश कुमार आजकल जश्न में डूबे हुए हैं, 1 करोड़ हो गए हैं। मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि इसमें अपने देश के कितने और कौन से लोग हैं और विदेश के कौन से लोग। मैं एक्सपोज करता हूं इनकी एक तरफा बातों को। सबसे लेटेस्ट ट्वीट से ही शुरू कीजिए। किसी टेलर को खोज रहे हैं। दरअसल एक वीडियो पोस्ट किया गया जिसको इनके गिरोह के लोग प्रचारित कर रहे हैं कि मुस्लिम वोटर्स को वोट देने नहीं दिया जा रहा है, जो कि सफेद झूठ होगा। आज के समय में जब लोगों के हाथों हाथ फोन है, यह संभव ही नहीं है कि अकारण ही किसी को वोट देने से रोक दिया जाए। तो ये बात ही अपने आप में झूठ है। ये लोग अपने पहचान पत्र या आधार कार्ड के साथ छेड़छाड़ करते हैं। चोरी से किसी के नाम पर कोई भी वोट देने के लिए निकल पड़ता है। 40 साल की महिला के नाम पर कोई 14 साल की लड़की हिजाब बुर्का आदि पहनकर निकल जाती है वोट डालने। ऐसे में कड़ाई होगी। जब रवीश कुमार चुनाव आयुक्तों के सूट सिलने वालों को खोज रहे थे तो मैं पूरे विश्वास के साथ उनके टाइमलाइन पर यह पोस्ट खोज रहा था कि कहीं तो होगा। इतनी बड़ी खबर कि 40 साल की महिला के नाम पर एक नाबालिग वोट डालने चली गई और पकड़ी गई, कहीं तो उन्होंने अपने फॉलोअर्स को यह जानकारी दी होगी कि ऐसी घटना हुई है। खोजते खोजते मई से अप्रैल तक पहुंच गया, लेकिन वो पोस्ट नहीं मिली। आप भी ट्राई कीजिएगा, शायद मुझे ना दिखा हो। मुझे जो दिखा हुआ यह, इस पोस्ट में लिखा हुआ है कि गांधीनगर का एक मतदान केंद्र है। विक्रम नगर के मतदान केंद्र के बाहर भगवान राम के कटआउट लगे हैं। किस नियम के तहत ऐसा किया जा सकता है? क्या कोई नियम बचा है? कोई आयोग बचा है? आयुक्त कहाँ है? अगर यही हालत है तो नतीजे पर कौन यकीन करेगा? ऐसे चुनाव जीतने से तो अच्छा है कि मतदान का अभ्यास बंद कर नतीजा आज ही जारी कर दिया जाए। अरे बाप रे बाप, भगवान राम की छवि देखकर इतने आक्रोशित हो गए, इतनी घृणा। यह घृणा राम से है, राम का नाम लेने वालों से। भगवान राम आदर्श पुरुष और न्याय व सत्य निष्ठा की प्रतिमूर्ति हैं। राम राज्य को प्रजा के लिए सबसे उत्तम शासन की संज्ञा दी जाती है। ऐसे में वोटर्स को राम के चरित्र से सीखकर वोट डालने की अपील करने के स्थान पर रोष प्रकट कर रहे हैं और स्वयं को निष्पक्ष कहते हैं। इनकी निष्पक्षता यूट्यूब पर भी देखिए। वीडियो का थंबनेल देखकर इनकी निष्पक्षता का अंदाजा लगाया जा सकता है। कैसे ये इंडी गठबंधन के प्रवक्ता बनकर वीडियो बनाते हैं वो देखिए। रैली रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के अखिलेश, कर्नाटक रेप कांड, प्रियंका गांधी से बच के डर गए राहुल गांधी या फंस गई बीजेपी? मोदी जी का नया झूठ। ये जो मोदी जी का नया झूठ वाला जो इनका वीडियो है, ये दरअसल उस विषय पर है कि मोदी जी राहुल गांधी के संपत्ति बंटवारे वाली बात पर तंज कर रहे थे। भैंस भी तो संपत्ति ही होती है ना। दुधारू भैंस की कीमत अब लाख रुपए तक पहुंच चुकी है और गांव में यदि परिवार के वेल्थ का अंदाजा लगाना हो तो लोग देखते थे कि उनके पास कितना पशुधन है, दूरा दरवाजा पर कितने बैल या गाय भैंसें बंधी हुई हैं। तो इस पर पीएम ने सरकाज़्म किया था कि एक तरीके से आपके यहाँ अगर 2 भैंसें होंगी तो एक कांग्रेस वाले खोलकर किसी को दे देंगे। इसको रवीश कुमार ने मोदी का स्टेटमेंट बतलाकर एक तरीके से फैक्ट चेक किया कि देखो मोदी झूठ बोल रहे हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नहीं लिखा है कि कोई आपका भैंस खोल कर ले जाएगा। ये तो इनकी पत्रकारिता का IQ लेवल है। मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित पत्रकार हैं भाई। अब एक अन्य पट्टी देखिए। तीसरा चरण खत्म और चुनाव आयोग से घटता भरोसा। हाँ, भरोसा कायम रहता यदि 40 साल की फरीन बेगम का वोट 13 साल की फरीन को डालने दिया जाता। सुनीता केजरीवाल ने रोड शो किया, यह भी तो बतलाना होगा लोगों को। इतनी बड़ी नेत्री हैं, भले केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सक्रिय हुई हैं। मैं कन्हैया हूं, मतलब इस कन्हैया को लेकर खुद कांग्रेस वाले असंतुष्ट हैं। इसका विरोध करके दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष भाजपा में शामिल हो गया, लेकिन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित पत्रकार कन्हैया के प्रचार में लगे हैं। कांग्रेस का असंतोष उनके लिए खबर नहीं है। अगला है योगी नंबर 1, मोदी नंबर 1। देखकर आपको लग रहा होगा
कि देखो मोदी योगी की बात कर रहा है और दोनों को नंबर 1 बतला रहा है। इतनी गूढ़ता की बात कर रहा है कि मोदी भाइयों बहनों कहते हैं, योगी बहनों भाइयों। इस बात पर आप में से किसी का ध्यान गया? यूं ही नहीं अवार्ड मिला करते हैं, यूं ही नहीं 1 करोड़ सब्सक्राइबर होते हैं। पूरे वीडियो में रवीश कुमार यह साबित करने में लगे हैं कि चुनाव बाद योगी को नहीं हटाया जाएगा। इसका आश्वासन देने के लिए मोदी योगी का नाम ले रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि इस तरह की अफवाह भी यही लोग उड़ाते हैं और फिर उस पर विश्लेषण भी यही करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता और कार्यशैली विदेश तक में चर्चा का विषय है। जब भाजपा के लोग पीएम मोदी के कार्यों के नाम पर वोट मांगते हैं, तब यही लोग कहते हैं कि मोदी के अलावा इनके पास कोई दूसरा चेहरा नहीं है जिनके काम के दम पर वोट मांगा जा सके। जब मोदी स्वयं योगी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो ये कहते हैं देखो देखो, मोदी यूपी की सीटें हार न जाए इसलिए योगी का नाम ले रहा है। मोदी यह न कहने लगे कि यूपी ही योगी है और योगी ही यूपी है, जबकि सच यह है कि मोदी और योगी अलग नहीं है। आप भाइयों बहनों और बहनों भाइयों पर रिसर्च करते रहिए, भगवान राम के नाम से भड़कते रहिए और हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर्स को यूं ही कंटेंट देते रहिए। हम आपके प्रपंचों को यूं ही काटते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आर्थिक सहायता के लिए इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।